So, hello everyone, welcome you back in our ongoing video lecture series in which we are decoding the syllabus of UPSC exam. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जीएस पेपर 2 जो मेंस का है उसका सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे। हमने अभी तक हमारे 3 वीडियो लेक्चर्स के अंदर जीएस पेपर 1 को बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया है, जिसके अंदर मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर हिस्ट्री के बारे में बता दिया था, पार्ट 2 के अंदर मैंने सोसाइटी डिस्कस कर लिया था एंड पार्ट 3 के अंदर मैंने ज्योग्राफी डिस्कस कर लिया था। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो वीडियो 7 है, जिसके अंदर हम जीएस पेपर 2 को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड करने वाले हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, तो आप बने रहें। और ये हमारा पार्ट 1 है, हमारा पार्ट 2 भी आएगा, जिसके अंदर हम बचा हुआ जो सिलेबस है जीएस पेपर 2 का वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से तब आप 2 वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे तो आपका जो जीएस पेपर 2 है वो आपको उसके रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अंत तक बने रहें। तो पॉलिटी का सिलेबस जो यूपीएससी ने मेंशन, पहली बात तो आपको ये समझना है कि जो जीएस पेपर 2 है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आएगा पॉलिटी, देन आता है गवर्नेंस, देन सोशल जस्टिस एंड लास्ट आता है हमारा आईआर, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो ये 4 चीज़ें, जो ये 4 सब्जेक्ट्स हमें इस जीएस पेपर 2 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी को। पॉलिटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटी से आते हैं इस पेपर के अंदर। तो यदि एक बार आपने पॉलिटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेंशन किया गया है टॉपिक के अंदर, सिलेबस के अंदर, वो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मेंशन। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही अपने आप में बहुत बड़ा सा टॉपिक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक प्रोविजन के बारे में पता होना चाहिए। हम इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आप इसे कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, पर आप पहले इतना सा देखिए कि क्या क्या सिलेबस में मेंशन है। फिर आता है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, issue and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finance up to the local level and challenges therein। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन और स्टेट के बारे में बात करके रखा है। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में दे रखा है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। देन नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज। The next है Parliament and the state legislatures, structure, functioning, code of business, power and privileges, issues arises out of this। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। और है structure, organization and functioning of executive and the judiciary, ministries and department of government, pressure groups, forum and informal association and their role to the polity, salient features of representations of people's act, appointment to the various constitutional posts, power, function, responsibilities of various constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi judicial bodies। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिटी का बहुत डिटेल्ड वे में सिलेबस मेंशन करके रखा है। अब हम एक एक करके इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए जीएस पेपर 2 के बारे में। तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो जैसा मैंने जीएस पेपर 1 में भी बताया था कि नियरली 20 क्वेश्चंस आते हैं, वैसा ही सेम पैटर्न जीएस पेपर 2 के अंदर भी फॉलो होता है। नियरली 20 क्वेश्चंस आर देयर, जिसमें से जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो 10 मार्कर होंगे, और जो 15 मार्कर के भी 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मान के चलिए कि कम से कम इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट पॉलिटी से आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 to 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पॉलिटी से आते हैं। दैट मीन्स पॉलिटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। फाइन,
देन आता है लैंग्वेज, तो दोनों में प्रिंटेड रहता है, इंग्लिश में भी प्रिंट होगा और हिंदी में भी प्रिंट होगा। फिर आता है वर्ड लिमिट, तो जैसा मैंने बताया कि 10 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपको 150 वर्ड्स में आंसर कंप्लीट करना रहता है एंड 15 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपको 250 वर्ड्स में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना रहता है। देन आता है पेपर का जो वेटेज दे रखा है, जैसे मैंने बताया कि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 देखने को मिल जाएंगे और मार्क्स कितने होते हैं, 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, नियरली परसेंटेज 32% वेटेज है इसका। देन गवर्नेंस की बात करेंगे तो गवर्नेंस के भी 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं एंड 20% वेटेज है। फिर आता है सोशल जस्टिस, तो उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क्स के होते हैं एंड 28% वेटेज होता है। देन आईआर में भी 4 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्कर मार्क्स के होते हैं 20%। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि पॉलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा है एंड इवन पॉलिटी और सोशल जस्टिस आपस में बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है, क्योंकि जो सोशल जस्टिस के टॉपिक्स हैं वो ही हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। सोशल जस्टिस जैसे हम बात करेंगे अनटचेबिलिटी या जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बेहतर वे में इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आर्टिकल्स मेंशन करके रखे हैं। तो तब आप सोशल जस्टिस पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से पॉलिटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। देन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँगी कि जो भी एक एक सब टॉपिक्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, आपको वो टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं और किस तरह से आप कवर कर सकते हैं, है ना, और आंसर राइटिंग भी आपको उनमें कैसे करनी है। सबसे पहले आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हिस्ट्री हम देखेंगे, उसका इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। देखो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या क्या पढ़ेंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे इसका हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री के अंदर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे जो भी एक्ट्स दिए हैं, है ना, एक्ट्स कौन कौन से थे, जैसे कि वी टॉक अबाउट 1909 वाला एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 वाला एक्ट, 1945 वाला, मतलब आपको 1773 वाले एक्ट से स्टार्ट करके सारे एक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इन्हीं एक्ट्स के थ्रू बहुत सारे प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किए गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इवोल्यूशन इन द सेंस कि कौन कौन से फीचर्स, सोर्सेज क्या हैं, हमने यूएसए से कौन सा फीचर अडॉप्ट किया है, हमने यूके से कौन सा फीचर अडॉप्ट किया है, हमने जो साउथ अफ्रीका है वहाँ से क्या लिया है, हमने आयरलैंड से क्या लिया है, हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की है। तो आपको ये इवोल्यूशन के अंदर देखना है। और इवन हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग और जो इवोल्यूशन वाला टॉपिक है काफ़ी हद तक सेम है, तो आपको ये दोनों इस तरह से देखना है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट थी, है ना, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, किसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को प्रपोज किया था, ताकि आप डायरेक्टली इंट्रोडक्शन और चंक्लूजन में चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। फाइन, तो आपको ये देखना है। फिर आता है फीचर्स। तो फीचर्स के अंदर आप क्या देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर के बारे में, जैसे इट इज़ अ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इसे कहते हैं कि इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपको पढ़ने हैं, और तब आप ये वाला टॉपिक सबसे बेस्ट आप लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से ये चीज़ें मेंशन करके रखी है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसके लिए आप पूरी तरह से लक्ष्मीकांत पे रिलाई कर सकते हैं। उसी में एक टॉपिक भी दे रखा है फीचर्स वाला, तो आप एज इट इज़ वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आप चीज़ें आराम से कवर कर लेंगे। फिर आता है अमेंडमेंट्स। तो अब ऐसा नहीं है कि अभी तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं आप सारे पढ़ने बैठे, नहीं, ऐसा करने बैठेंगे तो क्या होगा कि टाइम निकल जाएगा और आपकी चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है, स्मार्टर वे में चीज़ों को पढ़ना है। आपको देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, अभी जो लेटेस्ट आए हैं 102, 103, 105 वाला अमेंडमेंट। ठीक है,
ये वाले अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1st अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं केवल वो पढ़ना है, जैसे 24th अमेंडमेंट। ठीक, इतना सबको क्लियर है? तो इस तरह से आपको अमेंडमेंट्स अच्छे से पढ़ना है कि इन अमेंडमेंट्स के थ्रू क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव आए हैं, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसका क्या नेगेटिव्स हैं, और हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर आता है सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। तो सिग्निफिकेंट प्रोविजन में भी आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। अब सिग्निफिकेंट, कुछ कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे बहुत सारे सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, यदि हम उसे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहला है हमारा फंडामेंटल मेंटल राइट्स। फिर आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। देन आता है हमारा DPSP, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। देन वी हैव सब सिग्निफिकेंट प्रोविजन एसोसिएटेड इन अंडर आर्टिकल 371, जिसके अंदर अलग अलग स्टेट को कुछ सिग्निफिकेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको ये सिग्निफिकेंट प्रोविजंस कवर करना है, और आप PYQs को तब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाले टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये डॉक्ट्राइन कैसे इवॉल्व हुई है, बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या क्या चीज़ों को ऐड किया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, और क्या चीज़ें बेहतर वे में की जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। और ये भी चीज़ आपको लक्ष्मीकांत के लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छा सा चैप्टर दे रखा है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, आप वहाँ से देख सकते हैं, तो चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह से आप ये पढ़ लेंगे तो कम से कम आपको मैक्सिमम 5 to 6 डे में आप ये कर सकेंगे अच्छे से। ठीक है, और तब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आपको फिर तो थोड़ा सा एफर्ट्स है वो थोड़े कम डालने पड़ते हैं, इसीलिए 5 to 6 डे आप लगाएं और इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट आता है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। अब ये जैसे पार्ट 6 के अंदर क्लियरली मेंशन करके रखा है यूनियन के पास क्या क्या पावर्स हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। पार्ट 5 के अंदर इसके अंदर स्टेट की दे रखी है, इसके अंदर यूनियन की दे रखी है ना। इस तरह से आप इन्हें देखें, ये आर्टिकल्स जो दे रखे हैं इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लें ताकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली आर्टिकल से स्टार्ट कर सकें। फाइन, देन आता है इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। अगेन ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन देखने को मिला है कि ऐसे क्या क्या इश्यूज हैं कि हमारे फेडरल फीचर, यू नो दैट कि इंडिया में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। एक एट सेंटर वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे है। ठीक है, फाइन, एंड वी हैव अ फेडरल सेटअप दैट देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, अलग अलग फॉर्म में गवर्नमेंट है। साथ ही साथ वी नो दैट कि सेंट्रल में भी एक ही के पास पावर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वी हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, है ना, अमंग्स वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस का काम होता है। तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो अब जैसे वी हैव पंचायती इंस्टीट्यूशन एज वेल, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, इनको डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या क्या प्रोविजंस दे के रखे हैं जिससे इनका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा वी हैव सीन दैट कि इतने सारी न्यूज़पेपर में चीज़ें आती रहती है कि पंचायत के पास पैसा नहीं है, डिवोल्यूशन नहीं हो रहा है, वो काम नहीं कर पाती हैं, तो क्या क्या इश्यूज़ हैं कि क्यों पैसे नहीं हैं, ऐसा और क्या करना चाहिए। तो इस तरह से हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आप कहाँ से आप लक्ष्मीकांत को प्रेफर करें, साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर को पढ़ें अच्छे से, न्यूज़पेपर से चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो सेपरेशन ऑफ पावर जैसे मैंने बताया कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फाइन, इस तरह से ये 3 हमारी
ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, और इनके पास अलग अलग पावर हैं। जैसे लेजिस्लेचर के पास लॉ मेकिंग पावर है, जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका काम क्या है, वो इन लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी का काम है वो देखती हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो लॉज बन रहे हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्या इससे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, क्या लोग इसे वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव देखती है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, चेक एंड बैलेंस का काम हो रहा है। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर साल यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। फिर आता है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अगेन केवल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो हमारा जुडिशरी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। हमारे पास यू हैव सीन दैट कि सो मैनी केसेस आर पेंडिंग इन द जुडिशरी ऑफ इंडिया। तो उसी चीज़ को, और उसी की वजह से क्या होता है, लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। इसीलिए जुडिशरी या जस्टिस को और भी बेहतर वे में डिलीवर करने के लिए बहुत सारे डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स लाए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि लोक अदालत, ट्राइब्यूनल्स, फैमिली कोर्ट्स, ताकि बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो बाहर के बाहर ही सॉल्व हो जाएं और वो कोर्ट तक ना पहुंचे, जिससे क्या होगा, लोगों को भी जल्दी जस्टिस मिल जाएगा और जो जुडिशरी है उनके पास भी जो पेंडिंग वाले केसेस हैं वो नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा। तो इस तरह से देयर आर सो मैनी इंस्टीट्यूशंस, सो मैनी मैकेनिज्म्स जो बाहर ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे वो पढ़ना रहता है, और इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, आपको ये लक्ष्मीकांत पे मिलेगा। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा नेट पे सर्च, इंटरनेट से सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेट पे आप थोड़ा बहुत सर्च कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद दैट ऑफ द अदर कंट्री। अगेन क्योंकि ये अलग सा टॉपिक मेंशन है तो हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। अब आप इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स को कंपेयर करना है विद द अदर कंट्रीज़। जैसे कि अब सारी कंट्रीज़ के साथ आप आप कंपेयर नहीं करेंगे। आप क्या करें, आप जो सोर्सेज दे रखे हैं ना, जहाँ से हमने अडॉप्ट किया था, सोर्सेज ऑफ अडॉप्शन ऑफ वेरियस प्रोविजंस, जैसे हमने यूएसए से अडॉप्ट किया था, हमने ब्रिटेन से कुछ चीज़ अडॉप्ट करी थी, हमने फ्रांस से किया था, फिर हमने किया था कहाँ से, साउथ अफ्रीका, फिर आता है हमारा आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ चीज़ें ली थी, फिर हमने लिया था कनाडा से कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर हमने यूएसएसआर से लिया था, है ना, फिर हमने जापान से कुछ लिया था। तो आपको तब ये चीज़ें पता होंगी कि हमने यहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स अडॉप्ट किए हैं, तो आपको इन कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन कभी आ जाता है कि आपको क्या करना है, आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया को कंपेयर करना है। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है इंडिया और यूएस की, वो आपको कंपेयर करना है। तो तब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगी, और ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग जगह पे मेंशन मिल जाएगी लक्ष्मीकांत में। लेकिन दिक्कत यही होती है कि तब इतनी सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे, लक्ष्मीकांत में चीज़ें बहुत अलग अलग प्लेसेस पे दे रखी है, जिसकी वजह से हम कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू एडेड मटीरियल यूज़ कर सकते हैं। किसका, विजन आईएएस का। आपको यहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से कंपेयर करके चीज़ें दे देंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले टॉपिक के लिए आप लक्ष्मीकांत से बेहतर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लें। ज़रूरी नहीं है विजन के ही लें, आप किसी और के भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे सोर्स लें जहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह पे कंसोलिडेट वे में आपको मिल जाए। ठीक है, फिर आता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस, इशू अराइजेज आउट ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्लियामेंट, अगेन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
ये सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर द प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर द मेंस। तो आपको ये पढ़ना है। जैसे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में सबसे पहले आ जाते हैं स्पीकर की पोस्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। और क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर्स पे क्वेश्चन आ जाएंगे, स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, इनके फंक्शनिंग पे कि क्या क्या पार्लियामेंट के फंक्शंस हैं वो क्या करिए, जैसे कि मनी बिल पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। पार्लियामेंट की पावर विथ रिस्पेक्ट टू दी इमरजेंसी में क्या क्या है, और पार्लियामेंट की ऐसी क्या क्या पावर है, लॉ मेकिंग कैसे हो रही है ना, अमेंड कैसे करती, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। उनमें क्या क्या, उनके पास क्या क्या पावर हैं और क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, और इश्यूज़ क्या क्या हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं पार्लियामेंट, जैसे यू नो दैट कि आजकल क्या हो रहा है कि जो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी है ना, जो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमिटीज़ हैं उनके पास बिल बहुत कम जा रही हैं। उसके बाद ये भी है कि जो डिबेट्स और डिस्कशन है वो बहुत कम होने लग गए पार्लियामेंट के अंदर, जैसे ऐसे ही पास हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है पार्लियामेंट की वो नहीं हो पा रही है, जो सिटिंग है वो टाइम पे नहीं होती है, सिटिंग के जो नंबर ऑफ डेज़ हैं वो कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो लॉ मेकिंग है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें इशूज़ के अंदर आ जाएंगी, आपको ये सब इधर देखना है, ठीक है। देन आता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगेन अब आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है, तो एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ जाते हैं। वी हैव सीन दैट कि एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, PR प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, देन वी हैव पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है उनमें क्या क्या दिक्कतें हैं, जैसे कि इनके जो इलेक्शन होता है वो होता है फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम से नहीं होता है, बल्कि दूसरे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में इनका जो इलेक्शन हो रहा है वो जनता ही करती है, तो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन गवर्नर के रोल पे क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नर पे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे अभी तमिलनाडु में, केरला में गवर्नर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो हो सकता है कि 2024 के अंदर एज इट इज़ गवर्नर से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। CM से क्वेश्चन आ जाते हैं। देन यू नीड टू प्रिपेयर द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। जैसे कि सपोज एनर्जी की मिनिस्ट्री की बात करें, तो एनर्जी के लिए, एनर्जी को डील करने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री, वी टॉक अबाउट की और भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बर्डन बढ़ रहा है। तो आपको देखना है कि ज़्यादा मिनिस्ट्री होना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस तरह से आपको चीज़ें देखनी है। देन आते हैं प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। अब जैसे प्रेशर ग्रुप्स की बात करें, तो इसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको करना है कि व्हाट इज़ इट, व्हाट आर द प्रेशर ग्रुप्स, then what are the reasons for their formation क्यों फॉर्म हुए हैं। आप फिर देखेंगे एग्जाम्पल्स डिफरेंट सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोई ट्रेड यूनियन है क्या, है ना। इस तरह से आप डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि व्हाट आर द मेथड्स दे अडॉप्टेड टू क्रिएट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, तो क्या क्या मेथड्स उन्होंने अडॉप्ट करी हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग प्रेशर ग्रुप्स, या एडवांटेजेस की हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे और कि बेनिफिट्स हो गया, देन व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या क्या हैं। जैसे कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जनरली वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, इसकी वजह से जो प्रेशर ग्रुप्स है ये अननेसेसरी गवर्नमेंट पे बर्डन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखना है, लेकिन आपको देखना भी कैसे चैलेंजेस हैं, आपको देखना है, आपको ये चीज़ समझनी है कि जो चैलेंजेस हैं उसके साथ साथ आप एग्जाम्पल भी कोट करते हुए चले, तभी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। देन आता है चैलेंजेस हो गया, फिर व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज देखनी है,
किसी प्रेशर ग्रुप की जिन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट किया हो और जिससे सोसाइटी में बदलाव आया हो। तो इस तरह से आपको ये 360 डिग्री एंगल में प्रेशर ग्रुप वाले टॉपिक को करना है। सेम गोज़ विद द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन, और उनका जो रोल है वो क्या है, वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए बोलते हैं, वो लेजिस्लेटिव्स को लॉ मेकिंग के लिए अपना अटेंशन देते हैं, उनको वो बताते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरत है, लोगों की डिमांड को वो लॉ मेकिंग या लॉ मेकर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया? फाइन। नेक्स्ट आता है सेलियन फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल एक क्वेश्चन आता है, और ये जो क्वेश्चन इससे आता है इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि यदि आप रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 वाला एंड 51 वाला अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो शायद आप उन क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। और अभी 1-2 साल से ये ट्रेंड देखा गया है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से डिटेल्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, विजन IAS, वैल्यू एडेड मटेरियल, वैल्यू एडेड मटेरियल को प्रेफर करें जिससे ये कवर हो जाएगा। फिर आता है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जनरली ये न्यू जो करंट में जो भी बॉडी रहती है उससे जनरली क्वेश्चन आता है। लेकिन मान लीजिए करंट में बॉडी नहीं है कोई सी भी, तो ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हो गई, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन आगे हमारा फाइनेंस कमीशन, वी हैव CAG, है ना, और कौन सी UPSC, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई बताएगा, वी हैव ट्राइब्यूनल्स, है ना। फिर सेकंड आती है हमारी स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी। जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं वो किसी एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई हैं, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। इधर यहाँ पे और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, है ना, ये भी हमारी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, तो ये पढ़ना है। अब स्टैट्यूटरी के अंदर आ गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि ये ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई हैं, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद और कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, फिर आता है नेशनल विमेन कमीशन। इस तरह से आपको स्टैट्यूटरी बॉडी में वो चीज़ें प्रिपेयर करनी है। फिर आती है रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो किसी सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती है, और ये जनरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनती है, इसके लिए कोई एक्ट्स नहीं होता है। जैसे कि आप बात कर सकते हो TRAI, ट्राई के बारे में सुना होगा, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी। ऐसी बहुत सारी अलग अलग बॉडीज़ हैं जो रेगुलेटरी बॉडी हैं, और वो रेगुलेट करने का काम करती है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को। तो आप उनके फंक्शंस, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये वाला टॉपिक तो पूरा ही करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक है। देन वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, ऐसी बॉडीज़ जिनके पास आधे जुडिशरी पावर्स होते हैं, जैसे कि ट्राइब्यूनल्स आ गए, मतलब इनके पास सारे जुडिशियल पावर नहीं है, लेकिन येस दे हैव सम पावर्स, और उसकी वजह से इन्हें क्वासी जुडिशियल बॉडी माना जाता है, क्योंकि ये खुद से भी अपने कुछ कुछ डिसीजन ले सकते हैं। जैसे लोकपाल हो गया, CVC, CIC, इनके पास अपने कुछ खुद के कुछ पावर्स हैं और इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आप इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या किस एंगल में प्रिपेयर करना है, मान लीजिए अपन लेते हैं एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन में आपको पता होना चाहिए सबसे पहला आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो 324 के बारे में, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स में आप क्या क्या देखेंगे, अपॉइंटमेंट, कौन अपॉइंट करता है, देन वी टॉक अबाउट द रिमूवल, उनका जो टेन्योर होता है कितना टाइम पीरियड का होता है, रिटायरमेंट एज कितनी होती है, ओथ, रिपोर्ट, नंबर कितने होते हैं, जैसे 1+2,
पहले 1989 तक इलेक्शन कमीशन केवल 1 मेंबर बॉडी थी, लेकिन बाद में इसे टू मेंबर्स को और ऐड कर दिया गया। तो फिर हमने ये सब देख लिया। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस। अब चैलेंजेस भी हमें रैंडमली नहीं सोचना है, हमें सोचना है सबसे पहला जो ये सारे फीचर्स हैं कि अपॉइंटमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, देन रिमूवल में क्या कोई चैलेंज है क्या, टेन्योर में कोई चैलेंजेस है क्या, रिटायरमेंट के बाद क्या दिक्कत आती है। तो इस तरह से आपको चैलेंजेस देखना है। तो मतलब ये वाले चैलेंजेस, स्ट्रक्चर में चैलेंज, फिर हम देखेंगे फंक्शनिंग में चैलेंजेस कि जो वो काम करता है उसके पास क्या इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है जिसकी वजह से वो अपना जो काम है वो बेहतर वे में कर पा रही है कि इट इज़ जस्ट अ क्वासी जुडिशियल बॉडी और जस्ट अ नेम सेक बॉडी। ठीक है, तो ये आपको चैलेंजेस देखना है। फिर आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको क्या देखना है कि कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दिया है। बहुत सारी कमिटीज़ है जैसे कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी है ना, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कमिटीज़ हैं जिन्होंने ये जो बॉडीज़ हैं इनको रिफॉर्म करने के लिए अपने सजेशंस दिए हैं। तो आप उनको कोट करें, आप अलग से नोट्स बना के रखें। एंड फाइनली वे फॉरवर्ड में कमिटीज़ लेके आएँ और सोल्यूशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या और बेहतर किया है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारी बॉडीज़ को प्रिपेयर करना है। फाइन, तो सोर्सेज मैंने आपको बता दिया। इतना सबको सिलेबस समझ में आ गया। ये जो हमने सिलेबस देखा सारा, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने फंक्शनिंग हमने देख लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमने फंक्शनिंग देख ली यूनियन एग्जीक्यूटिव, देन वेरियस सेपरेशन ऑफ पावर, कंपैरिजन, देन वी हैव सीन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देन हमने एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। फिर हमने ये बॉडीज़ एंड सेलिएंट फीचर्स देख लिया। अब जैसे मैंने बताया था सोर्स स्टैटिक को कवर करने के लिए आप लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर सकते हैं। आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ये सेल्फ नोट्स, कोचिंग वाले नोट्स या तो सेल्फ नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए आपके पास पॉलिटी में, ताकि आप फाइनल एग्जाम के दिन अच्छे से रिवाइज कर सकें। आप सेकेंड ARC को प्रेफर कर सकते हैं एंड विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल बहुत अच्छा है, तो यहाँ से आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। एक्चुअली दिक्कत ये होती है कि बच्चे जनरली समझते हैं कि जो GS पेपर 2 है वो करंट अफेयर ओरिएंटेड टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी कमांड GS पेपर 2 स्टैटिक में होगी तो आप GS पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। अब आता है की टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला, कभी भी पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा वे है आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से उसे स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए पंचायती राज पे क्वेश्चन आया है तो आप स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन में ही आप 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को मेंशन करें, जिससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बच्चे को अच्छी सी नॉलेज है, उन्हें पता है कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल दे रखा है और किस आर्टिकल में क्या प्रोविज़न दे रखा है। तो सबसे बेहतर वे है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से स्टार्ट करना। सेकंड आता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। आप क्या कीजिए, आप 1 पेज या 2 पेज के अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं, आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में, जिसकी वजह से जो आपका आंसर है उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड कंक्लूजन के अंदर आप कभी भी पॉसिबल हैं तो आप वे फॉरवर्ड के थ्रू ही वे फॉरवर्ड में आप दिखा सकते हैं, किसी कमिटी को मेंशन कर सकते हैं, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेंशन कर सकते हैं, प्रीएम्बल को मेंशन कर सकते हैं, DPSP को मेंशन कर सकते हैं। इससे आपके जो आंसर है वो बेहतर वे में आएंगे। जैसे कि यदि सेंट्रल और स्टेट की बात करें, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप में कोई भी डिस्प्यूट है तो आप सरकार या कमीशन या पुंछी कमीशन को मेंशन कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता होगा कि बच्चे को ये पता है। देन आता है वी हैव टू प्रेजेंट बोथ द साइड ऑफ द इशू। मान लीजिए कोई भी केस आता है ना कि सपोज फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस प्रोविजन को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड नो द बोथ साइड ऑफ द कॉइन्स। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ों को मेंशन करना है, भले ही आप कम लाइन में मेंशन करें, और लेकिन मेंशन करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपसे उन्होंने पूछा बेनिफिट्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, है ना, बेनिफिट्स पूछा है, तो नो डाउट आपके 60 to 70% आंसर के अंदर बेनिफिट्स ही होंगे, लेकिन जो लास्ट के 30% आंसर है उसके अंदर आप प्रेशर ग्रुप्स से क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट मतलब सोसाइटी के अंदर, आप वो भी मेंशन करें, और फिर बाद में आप वे फॉरवर्ड किसी कमिटी रिकमेंडेशन से कंक्लूड करें। इस तरह से आपको आंसर करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लिखेंगे,
या तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखेंगे, या तो आप किसी बेहतर वे में मतलब आप कॉन्टेक्स्ट, या तो करंट अफेयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें दे रखी है आप वो लिखें, और साथ ही साथ आप एग्जाम्पल्स भी लिखें। एग्जाम्पल्स को जितना कोट कर सकते हैं आप करें। एंड कंक्लूजन के अंदर मैंने आपको बताया कि यू हैव टू ऑलवेज राइट रिकमेंडेशन ऑफ एनी कमिटी के बारे में लिखें। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एंड कर सकते हैं, आप सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन से एंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाल सकते हैं DPSP, आप सेकेंड ARC को मेंशन कर, सॉरी सेकेंड ARC हो गया, DPSP आप प्रियम्बल को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को मेंशन करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो दूसरों से काफ़ी बेहतर होगा। देन आता है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग के बारे में, जैसे कि यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी, क्योंकि जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट साइड में होते हैं, आपको उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता है, आपको समझना होता है। इसलिए आई ऑलवेज एडवाइज कि एटलीस्ट 2 बार तो आप क्वेश्चन को रीड ज़रूर करें, तो आप एनालाइज करें और अंडरस्टैंड करें कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की। सेकेंड पॉइंट आता है कि आप पहले से ही स्ट्रक्चरिंग पे स्ट्रक्चर सोचने की कोशिश करें। तो स्ट्रक्चर द आंसर इन द लॉजिकल एंड कोहेरेंट मैनर। जैसे कि मान लो उन्होंने पूछा है कि सेपरेशन ऑफ पावर, सॉरी आप देख लीजिए कि अच्छा व्हाट आर द इश्यूज इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। तो आप ऐसा नहीं करें कि आप वे फॉरवर्ड पहले लिख दें और बाद में चैलेंजेस बताएं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको आंसर जिस फॉर्मेट में पूछा है, जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपको वैसे ही आंसर करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि आपको सबसे पहले वे फॉरवर्ड बताना है, उसके बाद चैलेंजेस बताने हैं, तो आप पहले वे फॉरवर्ड लिखें फिर चैलेंजेस बताएं। मतलब जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपको वैसे ही आंसर करना है। देन आता है यू हैव टू यूज़ अ सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज टू कन्वे योर थॉट, ठीक है। तो जितनी सिंपल लैंग्वेज लिखोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। प्रोवाइड द रेलिवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट योर आंसर। तो आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दें, और जो भी रेलिवेंट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है आप केवल वही देने की कोशिश करें। फालतू हमें राम कथा नहीं लिखना है, हमें टू द पॉइंट आंसर लिखना है। फिर आता है वी हैव टू क्रिटिकल डेमॉन्स्ट्रेट एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दैट हमें हर डायमेंशन से लिंक करना है। मान लीजिए पॉलिटी का क्वेश्चन आया है तो आपको कोशिश करना है कि आप पॉलिटी को लिंक करें हिस्ट्री से, आप लिंक करें ज्योग्राफी से, आप लिंक करें अलग अलग डायमेंशन से, IR को लिंक करें डिफरेंट डायमेंशन से। तो डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है किसी भी आंसर के अंदर। फिर आता है स्टे फोकस एंड अवॉइड डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, ये सब आप राम कथा लिखें, बल्कि आपको क्या करना है, आपको केवल SHG के बारे में जो चैलेंजेस पूछे हैं उनको लिखना है, ठीक है। आप 20 से 30 वर्ड्स में आप इंट्रोडक्शन में SHG के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस होना चाहिए आपके आंसर का वो चैलेंजेस पे होना चाहिए। तो हमें डाइवर्ट नहीं करना है एग्जामिनर को, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमें आर्टिकुलेट करना है हमारी आइडियाज़ को क्लियरली एंड इफेक्टिवली, कि हम बेहतर वे में लॉजिकली अरेंज मैनर में चीज़ों को लिख सकें। देन हमें बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जाम्पल का यूज़ करना है, तो इस तरह से हम आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो बस यही था हमारा सारा GS पेपर 2 के पॉलिटी का सेक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या क्या टॉपिक्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे हम डिकोड कर सकते हैं सिलेबस के एक टॉपिक्स को, और कैसे हम बेहतर वे में चीज़ों को पढ़ सकते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकें। तो बस एक कोट से मैं इस सेशन को एंड करना चाहूँगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। मतलब यदि आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको उन सपनों को सच करने से पहले आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सपनों को देखना पड़ेगा। तब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आपको कामयाब बनने के लिए पहले सपना देखना पड़ेगा। इसीलिए ये कोट है और ये बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करता है। तो बस इसी नोट से हम इस सेशन को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।